2024 में सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दलों ने वादों का पिटारा खोल दिया। आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया, जिसमें युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसानों के जीवन को सशक्त बनाने का वादा किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर यूसीसी तक के बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी इस संकल्प पत्र के जरिए मोदी की तीसरी पारी के सपने देख रही है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अपने घोषणा पत्र को जारी कर चुके हैं, जिसमें जातिगत जनगणना से लेकर एमएसपी तक ऐसे कई वादे किए गए जो कभी मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस पार्टी का घोषणा पत्र जीत की गारंटी देगा। आज दो टूक में हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयान। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास, तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। आप उनके पुराने संकल्प पर निकाल के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने संकल्प पूरे हुए हैं, उनमें से कितने युवाओं को रोजगार मिला है, हमारे किसान भाइयों की क्या हालत है, हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित है, हमारे युवा साथी आज किस कश्मकश में हैं। तो ये तमाम बयान आपने सुन लिए हैं और इसी के साथ चलिए नजर डाल लेते हैं सवालों पर भी, जो न्यूज स्टेट के सवाल हैं, दर्शकों के सवाल हैं। 2024 का रण किसके वादों में है, कितना दम? बीजेपी का यूसीसी दाव, विपक्ष जाति से करेगा घेराव, गारंटी पड़ेगी भारी, न्याय पत्र से क्या आ पाएगी बारी, मुफ्त राशन वाला गेम बिगड़ेगा विपक्ष का खेल, आयुष्मान से आशीर्वाद या एमएसपी से जनता देगी वरदान। तो ये आज के हमारे सवाल रहने वाले हैं और इसी के साथ इन सवालों पर जो जवाब देंगे, जो चर्चा हमारे साथ करेंगे, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत कर लेती हूँ। अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका गुप्ता है कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारिक खान एसपी से प्रवक्ता हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस डिबेट में। और आज की जो डिबेट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए तमाम पार्टियों के जो मैनिफेस्टोज हैं वो सामने आ चुके हैं और इन्हीं मैनिफेस्टो के आधार पर जनता ये तय करेगी कि 2024 का किंग कौन बनेगा। सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी जो बीजेपी का मोदी की गारंटी का ये जो घोषणा पत्र सामने आया है, प्रियंका गुप्ता जी से, क्योंकि आप देखिए विपक्ष में हैं तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे ही बनती है। प्रियंका जी। देखिए, मुझे लगता है कि आज इस घोषणा पत्र को जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसमें कुछ भी नहीं। आप देखिए उसमें रोजगार का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जहां तक हम कह रहे हैं, हमें कमिटमेंट कर रहे हैं इस देश की जनता से कि आते ही हम 30 लाख खाली पड़े पद भर देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? रोजगार पे कोई बात ही नहीं कर रही। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एमएसपी के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड इस पत्र में कुछ भी ऐसा मेंशन। और महंगाई के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा नहीं, मतलब महंगाई कम करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि महंगाई शब्द से भी अब भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार रह नहीं। और ये जिस तरह का पत्र सामने लाए उसमें महिलाओं को ये क्या देंगे, कितने महिलाओं को ये लखपति बनाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे इनकी आयुष्मान योजना देख लीजिए, एक खोखली योजना साबित, जिस तरह से उसमें फ्रॉड हुआ, जिस तरह से उसमें एक नंबर पे 7 लाख लोग रजिस्टर्ड थे, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं हम उस योजना को फिर से चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले 25 लाख का इंश्योरेंस लोग लेना पसंद करेंगे और महिलाएं, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना की गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो इन सारे मुद्दों पे आप देखिए कि कैसे बिल्कुल सफाचट है बीजेपी पार्टी।
और बीजेपी की पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। इन्होंने कौशल विकास वगैरह की बात करी, तो मुझे लगता है कि इससे पहले भी इन्होंने 40 करोड़ का ट्रेनिंग देने का जो टारगेट रखा था वो 1,50,00,000 में ही निपट गया। तो मतलब अभी पुराना ही टारगेट नहीं पूरा हुआ तो ये नया क्या करेंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम राशन वाली व्यवस्था जारी रखेंगे। आप समझ रहे हैं कि राशन व्यवस्था जारी रखने का मतलब क्या है, कि मतलब हम कहीं से कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे ना, हम उनकी जिंदगी में उनका लाइफ स्टाइल अच्छा कर रहे हैं, जिन लोगों को राशन बांट रहे हैं उनको उसी तरह हैंडीकैप्ड बनाए रखेंगे अगले आने वाले 5 साल। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये खोखला पत्र पूरी तरीके से जनता नकार देगी। चलिए, जनता के तो विषय पर ये जो बनाए तमाम नहीं। आरोप लगाए हैं जिनमें सबसे मेजर यहां पर दिखाई देता है महंगाई का, बेरोजगारी का, इसके जो सवाल है मैं यहां पर लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से। लेकिन प्रियंका जी, मेरा कुछ आपसे भी सवाल है। देखिए, ये भी हम जानते हैं कि इस समय जो कितने सारे सरकारी पद हैं वो रिक्त हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि उन्हें भरा जाएगा। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो की मैं यहां पर बात करूं तो कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 14 लाख अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब आप इस तरीके की नौकरियां देने का वादा या दावा करते हैं तो उससे पहले एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप वो जनरेट कैसे करेंगे। और इसी का जवाब बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में दिया है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को कमाने का जो अवसर है वो दिया जाएगा, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि हमेशा जो आर्थिकी का बाजार है वो डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। आप सप्लाई देते रहोगे लेकिन अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। और हमने ये देखा है कि कितनी बार आरोप लगते हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बहुत सारी डिग्रीज है उनके पास लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो बनता दिखाई देता है। 10 साल में एक आंकड़ा देना चाहिए था ना कि कितने लोगों का कौशल विकास कर दिया, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। फिर बेरोजगारी क्यों है इतनी? सबसे बड़ी समस्या तो ये जो 83% युवा बेरोजगार है उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगार, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो सबसे बड़ी तो बेरोजगारी इनके कार्यकाल में है। इनका सारा स्टैंड अप इंडिया, कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया पूरी तरह से ध्वस्त है, फेल है। जो टारगेट ये लेके निकले थे वही नहीं पूरा कर पाए हैं। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए आप। शिक्षा विभाग में जो बेसिक शिक्षा विभाग होता है उसमें 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकाली इन्होंने कहा हम डॉक्टरों की संख्या दुगनी कर देंगे, पर डॉक्टर जो है ना अभी भी 6 लाख डॉक्टरों की कमी है इस देश में। हकीकत ये है कि 30 लाख पद तो खाली पड़े हैं। अतिरिक्त जनरेट करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप बताइए आयुष्मान जो योजना ये आप ही के घोषणा पत्र में लिखा है 30 लाख पद भरे जाएंगे, इसके अलावा 14 लाख जो हैं वो अतिरिक्त जनरेट किए जाएंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं अवधेश उपाध्याय जैसे, उनसे ये समझ लेते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक नैरेटिव इस घोषणा पत्र को लेकर साबित कर चुकी है और साबित करने की कोशिश यहां पर कर रही है कि नौकरियों पे कोई बात नहीं है, महंगाई पर कोई बात नहीं है। नौकरियों पर बात क्यों नहीं हुई, महंगाई को लेकर चीजें क्यों नहीं सामने रखी, वो बात अलग है। कुछ ऐसे पिलर हैं हो सकता है जिन पर जनता अपना भरोसा जताए, चाहे यूसीसी को लेकर हम बात करें या फिर दूसरे मुद्दों को लेकर हम बात करें। आंतरिक सुरक्षा का जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जिसका मैं कांग्रेस से भी सवाल लूंगी। जी अवधेश जी। जी दीपिका जी, शुरुआत हम संकल्प पत्र से करते हैं, फिर बेरोजगारी का भी जवाब मैं दूंगा, थोड़ा समय। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ वो संकल्प पत्र है, वो गारंटी कार्ड है जो हमारे देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का पूरा गारंटी देता है। और विशेषकर जो ज्ञान 5 साल की ही सरकार चुनी जाएगी, 47 तक नहीं चुनी जाएगी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सपने देखते हैं या तो आप बोल लीजिए फिर। अरे 5 साल प्रियंका जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन्हें जवाब देने दीजिएगा। बनाना है जी अवधेश जी। 47 में पहुंचे जा रहे हैं। बोलिए आप। जी अवधेश जी बोलिए। अरे मतलब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है वो हमारे देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी देता है, जिसमें जो ज्ञान है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, यहाँ पे किसी जाति विशेष की चर्चा नहीं की गई है इस संकल्प पत्र में जो और पार्टी द्वारा की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। और जो दूसरा जो इंडिया अलायंस का है, जो टुकड़े टुकड़ों में जो जारी हो रहा है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने की है, इसलिए वो टुकड़े टुकड़े में जो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। ये फर्क है जोड़ने के लिए भारतीय बता दीजिए और जो कैसे जोड़ेंगे आप। अब आता है मुद्दा, प्रियंका जी सुनिए थोड़ा, मछली खाने वालों को, अब मैं मछली खाने वालों को और अच्छा ये बताइए, आपके कार्यकाल में वेज थाली महंगी हो गई और नॉन वेज थाली सस्ती हो गई, ये आपके ही कार्यकाल में ये तो
मतलब एक चमत्कार हुआ है 10 साल में। मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। अवधेश जी आप जवाब दीजिए, प्रियंका जी मैं आपके पास लौटूंगी। अवधेश जी को जरा मौका दीजिए, आज उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। जी अवधेश जी, थोड़ा सुनने की भी थोड़ा जी अवधेश जी बोलिए। बताइए सुनाइए सुनने के लिए बताइए, कुछ निकला नहीं अभी तक आपके संकल्प पत्र से। प्रियंका जी मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी की जो बात करते हो आप, आपके पास कुछ आंकड़े तो होते नहीं है। 2014 में आप ही की सरकार भाई बेरोजगारी का आंकड़ा तो सरकार खुद ही दे देती है। 83% कोई अपने घर से तो लेके आए नहीं थे। कांग्रेस सरकार गई थी देश में से, उस समय हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कितनी थी? 7%। आज 2024 में वही बेरोजगारी दर जो है 3.2% हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, उसका आंकड़ा कहता है। सुनिए पहले, दूसरी बात, जो पीएफ अकाउंट है जो 2014 में 8 करोड़ थे, वो आज के समय में 2024 में 26 करोड़ हो चुके हैं। 3 गुना बढ़े हैं पीएफ अकाउंट। प्रियंका बहन आपको पता होगा पीएफ अकाउंट कौन खुलवाता है? जो नौकरी करता है। तीसरी बात, एमएसएमई की बात करता हूं मैं, एमएसएमई में 3 करोड़ 16 लाख। चलिए आप दोनों के लिहाज से, आप दोनों की पार्टियों का जो घोषणा पत्र है अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन तारिक खान जी के पास भी चलते हैं और तारिक खान जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब देखिए दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो आपके सामने, आपका भी सामने है, तो ऐसे में कौन सा मैनिफेस्टो जो है वो बेहतर लगता है? और एक बार सच्चे दिल से आप ये बता दीजिए कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको क्या कमी दिखाई देती है, या फिर क्या वो बेहतर हो सकता था? देखिए सबसे पहले तो ये 10 साल तक रहे, इनको हिसाब देना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया। मैंने 10 रुपए आपसे उधार मांगे और उसके बाद 10 दिन बाद मैंने 10 रुपए आपसे और मांगे, तो आप कहेंगे जो पहले 10 दिया था उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। पहले वाले जो 10 साल में जो हिसाब किताब करना जरूरी है, क्योंकि जनता ने वोट दिया था। आपने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने 50 गुना किसानों की आय बढ़ा दी। आपने उसी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि आप जो है जितने घर हैं सबको पक्का मकान देंगे। क्या सबको पक्का मकान मिल गया? बिल्कुल मिल गया होगा। आपने कहा था 25 लाख करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्चा करेंगे। 25 लाख नहीं, आपने 50 लाख करोड़ मेरे हिसाब से खर्चा कर दिया होगा। आपने कहा था कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 22% है, उसको आपने कहा था सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। सिंगल डिजिट मैम क्या होता है? 9 के आसपास कर दिया आपने। 9 नहीं, छोड़िए 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि आप चिल्लाते हैं हमने 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लेके आए थे। तो क्या मजाक किया था क्या? 2014 में और 19 में जो मैनिफेस्टो आया था वो ट्रेलर था और मजाक था। अगर बीजेपी ये कहती है तो हम मान लें, ठीक। आपने कहा था हर जगह आप अटल लैब बनाएंगे, हर ब्लॉक में बन गई। कई लोगों के घर के अंदर घुस घुस के अटल लैब बनी है। उन लोगों को पुलिस वाले गए, मारा कहानी जबरदस्ती बनाएंगे अटल लैब। आप ब्लॉक छोड़िए, घरों के अंदर आपने अटल लैब बना दी। आपने कहा था हर गांव में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाएंगे, बिछ गई फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स से नल का पानी आएगा और फाइबर ऑप्टिक्स से इंटरनेट पहुंचेगा। आपने हर गांव में पहुंचा दिया। ये सब आपने लिखा था अपने संकल्प पत्र में और कहा था कि 2022 में जब हम 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो ये सब पूरा कर देंगे। पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। जिन मुद्दों से आपको फायदा होता था हिंदू मुसलमान का नाटक करने वाला, वो पूरा कर दिया। और जिनसे रोटी कपड़ा मकान नौकरी मिलनी थी, उन सबको जेब में ऐसे रख के और भूल गया। याद दिलाता हूं, आपने कहा था गंगा की प्यूरिफिकेशन करेंगे, मैनिफेस्टो में ही कहा। हो गई, हो गई। ये 19 में आपने 75 वादे किए थे, 14 वाला तो छोड़ ही दीजिए, 14 वाले की बात ही मत। तो चलिए, तो ये तमाम आपके सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन एक बार यहाँ पर प्रियंका जी के पास में जाना चाहूंगी और उनसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो आंतरिक सुरक्षा का एक पैरा है उसको लेकर 2 सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी। देखिए, और वो सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि जनता के मन में ये सवाल है। और दूसरी बात ये कि बीजेपी ने अपनी इसको लेकर एक इमेज बिल्डिंग की है कि आंतरिक सुरक्षा में बीजेपी किस तरीके से कारगर साबित हो रही है। इसी को लेकर ये मेरे सवाल हैं आपसे। नफरत वाले भाषण, सांप्रदायिक विवादों का सख्ती से जो एक निपटारा है, खत्म करने की कोशिश है, वो ये कांग्रेस करेगी। बीजेपी आरोप लगाती है सबसे ज्यादा इस तरीके के जो भाषण है या इस तरीके की जो चीजें हैं, वोट के डर से या फिर तमाम चीजों के डर से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। और दूसरी चीज है फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई का सख्त विरोध कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में करती है। और बुलडोजर कार्रवाई हमने देखा है कि कितने राज्यों में इसी तरीके की कार्रवाई की जनता खुद डिमांड कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आज वैसे भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के द्वारा रचना की गई इस देश में संविधान, और संविधान में कानून नाम की एक चीज है और कानून में कई प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हमें न्याय मिलता चला आ रहा है सदियों से। तो मुझे लगता है कि इस
इसी को फॉलो करना, इस देश के संविधान को फॉलो करना, इस देश में कानून व्यवस्था को फॉलो करना। क्योंकि बुलडोजर में देखिए आप न्याय कैसे मिलता है, सिलेक्टिव लोगों को टारगेट किया जाता है और अपनी पार्टी में जब जो है भ्रष्टाचारी भरे होते हैं, जब अपनी पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, जो लड़कियों के साथ रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनके घर पे बुलडोजर नहीं जाता है। तो बुलडोजर में न्याय का शब्द ही नहीं है कहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को किस तरह से खत्म करना है, इसका हथियार बनता चला जा रहा है। आप बताइए, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा डेथ आज कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में हो रही है। और उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम न्याय दे रहे हैं। कौन सा न्याय आप दे रहे हैं? अगर यही सब करना है तो देश में संविधान की क्या जरूरत आ पड़ी? सबसे बड़ी चीज अवधेश जी से सवाल ले लेते हैं। अवधेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए जो तारिक साहब ने तमाम आरोप लगाए हैं कि जो आपके पिछले मैनिफेस्टो थे उसमें जो वादे हैं कुछ वो आप पूरे करने रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वादे हैं जिनका मैं खुद भी ये कहना चाहूंगी, कुछ ऐसे वादे थे, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हम बात करें कि उन्होंने पूरा किया, हो सकता है इसका 2024 में असर भी देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ मेरा एक और सवाल यहाँ पर बुजुर्गों से भी जुड़ा रहने वाला है और वो दोनों के लिए है, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बात करें बीजेपी की, कि बुजुर्गों की अगर पेंशन पर हम नजर डालें तो वो बेहद कम है और इस बात पे चिंता जताई जा रही है कि जो भारत आज युवा है और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो बहुत जरूरत यहां पर होगी। प्रियंका जी, आऊंगी आपके पास। तो ऐसे में बुजुर्गों के लिए पेंशन को बढ़ाने का काम जहां कांग्रेस ने भले कि अपने ये दावा किया हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरीके का कोई दावा नहीं देखा गया। और दूसरी बात ये कि अगर बुलेट ट्रेन की एक बात यहां पर निकलकर सामने आती है कि बीजेपी ने बुलेट ट्रेन दी, लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि जरूरत सफिशिएंट एक संख्या की है कि कम से कम उतनी संख्या हो जिसमें जनता आसानी से इधर उधर जा सके? बुलेट ट्रेन की अभी शायद इतनी जरूरत ना हो। ये दो सवाल। देखिए दीपशिखा जी, मैं चाहूंगा कि तो हमारे दो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जैसे उन्होंने बोला उसी तरह से मुझे थोड़ा सुनने की बिल्कुल पूरा मौका आपको दिया जाएगा। जी, तारिक भाई बैठे हैं, प्रियंका बहन जी बैठी हैं। तारिक भाई ने कई चीजें गिनाई। गरीबों को घर नहीं मिला, ये जो 5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिला, ये किसने दिया है? तारिक भाई, ये समाजवादी पार्टी ने दिया है क्या? या कांग्रेस पार्टी ने दिया है? ये मोदी सरकार ने दिया है। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है 6,000 रुपए, समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है, वो मोदी सरकार दे रही है। आज जो महिलाएं बहन बेटियां जो खुले में शौच करती थी, आज उनको जो मुक्ति दिलाई है शौच करने से, को घर देने का वादा था। देखिए, आप लोगों के मैनिफेस्टो भी इससे पहले आए हैं प्रियंका जी और तारिक जी, उन पर भी हम फिर सवाल जवाब आगे करेंगे कि कितना सबको और कितना को पूरा हुआ है। लेकिन अभी आप दोनों से अनुरोध है कि अवधेश जी को बोलने दीजिए, आपको पूरा समय यहाँ पर दिया गया। जी अवधेश जी, जी अवधेश जी। 14 करोड़ फाइबर बिछाया जा रहा है। तारिक भाई, 14 करोड़ घरों में नल में जल आ रहा है, वो कौन दे रहा है? मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अरे ये बताइए कि ट्रेन में बुजुर्गों को फैसिलिटी मिला सरकार ने दिया है, उनको एक छूट मिला करती है, उससे आपने 5,008 करोड़ रुपए बचाया। प्रियंका जी, एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, अवधेश जी को समय दीजिए। सरकार ने हटाई और मैं कितने काम आपको गिनाऊं, शायद उंगली कम पड़ जाएंगी। आप बात करते हैं, आप तो पगला नहीं बात करते, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली बात। भाई, हिंदू मुस्लिम कौन करता था बताऊं मैं आपको? अखिलेश यादव की जब सरकार थी, ठीक है, तो एक विशेष वर्ग को ही योजनाओं का लाभ मिलता था उत्तर प्रदेश शासन की। उत्तर प्रदेश में हज हाउस तो बनवा दिया जाता है 100 करोड़ लगाकर, लेकिन कभी भी जो राम मंदिर की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा अखिलेश यादव जी ने। ये होती है हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। आज जो राजनीति हो रही है देश में, वो विकासवाद की राजनीति हो रही है। इसलिए हमारा क्या है, ज्ञान। चलिए अवधेश जी, आपने अपनी बात रखी, प्रियंका जी भी कुछ कह रही थी। और प्रियंका जी, आपसे मैं एक सवाल इसी से जुड़ा लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हुई है। हमने देखा है कि भारत की खूबसूरती है, भारत की जो विभिन्नता है उसमें एकता, और इस एकता का एक न्याय संगत परिभाषा तभी निकलकर सामने आएगी अगर सब समानता से होगा। अब ऐसे में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें एक जिक्र मैं करना चाहूंगी, बांग्लादेश के साथ जो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है उन्हें मजबूत किया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ही नहीं, इसके साथ 3-4 चीजें और भी मैं जोड़ना चाहूंगी। पाकिस्तान को जोड़ना चाहूंगी, म्यांमार को मैं जोड़ना चाहूंगी। उसमें जो वहीं हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, हमने देखा है जिन आंकड़ों की बात कांग्रेस करती है, उन्हीं के जो निकले आंकड़े हैं बांग्लादेश के बारे में क्या कहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस खामोश रहती है, तो जनता सवाल पूछती है। जी प्रियंका जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर विदेश नीति की बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी बताए ना, ये चीन पर आंख लाल क्यों नहीं कर पा रही,
2000 किलोमीटर से ज्यादा चीन घुस कर अंदर बैठा हुआ है। इनके खुद के सांसद संसद में कहते हैं कि चीन घुस रहा है। आप बताइए, सोनम वांगचुक वहां बैठकर आमरण अनशन कर रहे हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बावजूद भी इनके मुंह में जबान नहीं है, बोल नहीं पाते। मणिपुर का इन्होंने क्यों नहीं लिखा? आज भी मणिपुर में, अरे शर्म करिए आप लोग, बेशर्मी की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आपको आनी चाहिए। देखिए आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? यहाँ कौन दारू पीता है? आपने देखा है किसको दारू पीते हुए? में शामिल रहते हैं, उनका साथ किसको दारू पीते हुए देखा है? उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं आपकी। मैंने बदतमीजी से आपसे बात नहीं की, आप भी हमारे थोड़ा सम्मान दें दूसरों को। राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? भैया किसकी बात कर रहे हैं? आपकी कांग्रेस पार्टी है। देखिए, कान खोल के सुन लीजिए कि इस तरह की भाषा में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अगर सभ्य भाषा में बात करेंगे तो बात की जाएगी। मुद्दों पे बात कर रही हूँ, मुद्दों पे बात करिए आप। इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी, वो जमाना चला गया आपका। सभ्यता कहाँ गई थी आपकी? आप बताइए ना, अब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा। हमने कहा कि हम जो है, यही सभ्यता है कांग्रेस पार्टी की, मुझे तो ऐसे ही लगता है। नहीं सुनिए ना, आपने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिया बुजुर्गों को, जो छूट मिलती थी रेलवे में। उसके बाद क्या दिया बुजुर्गों को? कम से कम उनकी पेंशन ही बढ़ा देते। उसके बारे में भी कुछ नहीं सोचा। ना विधवा पेंशन बढ़ाने के लिए राजी, ना बुजुर्ग की पेंशन बढ़ाने के लिए राजी, ना विकलांगों की पेंशन बढ़ाने के लिए राजी। हमने तो काम बढ़ा के उसको 1,000 रुपए कर देंगे। हमने कहा जो छूट मिलती है रेलवे में बुजुर्गों को, वो पूरी फिर से देना स्टार्ट करेंगे। इस देश में बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आपकी तरह नहीं उनको साइडलाइन कर देंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं तारिक जी से यहाँ पूछना चाहूंगी। डाल देंगे। तारिक जी, हमने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देखा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके साथ सहयोगी भी है इस समय, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में आप क्या कहेंगे तारिक जी? देखिए, कांग्रेस ने जो बातें कही हैं उसमें कई बातें समाजवादी पार्टी के भी घोषणा पत्र में हैं। जैसे हम न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे, अग्निवीर, जातिगत जनगणना, ये तमाम मुद्दे। और अच्छा, बीजेपी का और कई लोग हैं, उनका ये सवाल है कि अगर समानता के साथ चलना है तो सबसे पहले ये जो जाति वाला एक चीज है इसे छोड़ना होगा, क्योंकि जाति से अभी भी असमानता जो है और समाज में जो तमाम चीजें हैं वो बदल रही हैं। क्योंकि पहले भी देखें तो वर्ण से ये चीजें आगे बढ़ी और कहाँ जातिवाद में, और इन चीजों से और बढ़ती जा रही है। तो क्या ये समानता के लिए खतरा नहीं है? आपका कहना ये चाहती है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए जो मंडल कमीशन का है, तो समानता आ जाएगी। बीजेपी मैनिफेस्टो में ले आएगी जो 27% ओबीसी का आरक्षण है उसको खत्म कर देगी, या जो बाबा साहब ने एससी को आरक्षण दिया था वो भी खत्म कर देगी। तो आरक्षण खत्म करने से समानता आ जाएगी। अगर बीजेपी ऐसा करना चाहती है तो मैनिफेस्टो में लेके आएगा। इन्होंने कहा कि चलिए, आरक्षण को लेकर आपने बात कही है और इन्हीं शब्दों के साथ दो टूक में फिलहाल मैं विराम देना चाहूंगी। आप सभी का शुक्रिया। देखिए, आरक्षण को लेकर अगर हम बात करें तो अमेरिका में जिस तरीके से आरक्षण की बात होती है, वहां पर अब जो आरक्षण है, क्योंकि वहां पर समानता का अधिकार लाना है, तो ऐसे में कोई जाति के आधार पर, क्योंकि वहां पर रंग भेद ज्यादा होता था, तो रंग भेद के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर आरक्षण जो है वो शुरू हो चुका है। और ये जो आरक्षण है, अक्सर सरकारी नौकरियों में किसी को ज्यादा और किसी को कम देकर खिलवाड़ नहीं किया जाता, योग्यता के आधार पर ही। जो कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते थे कि योग्यता के आधार पर ही ये चीजें रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में ये चीजें पीछे छूटती जा रही है।